70% को होगा जाना और 58% को हमारी सरकार में भी मान्यता दी गई और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है उस पर आगे राज्यपाल जी निर्णय लेंगे। जी भैया जी, जिस तरह से अभी आरक्षण पर बात हुई है उस पर आप लोग किस तरह से अपना जीत मानते देखिए, जीत हार की बात नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था की बात है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संवैधानिक तरीके से जनता के हित में काम हैं? करती 18 लाख जो है बेरोजगारों का जो रजिस्टर्ड हुआ था, उनका पंजीकृत हुआ था, उसके बावजूद भी नियम और शर्त उस समय कुछ नहीं था जिस समय कांग्रेस की जब फार्म भरा जा रहा था। लेकिन अब जो है उनमें बहुत सारी नियम शर्त ला दिया गया है, जिसके चलते सारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको पूरा चीज का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ किस तरह से छल आप मानते हैं? यही तो छलना है, मतलब हर वर्ग को छला है। ये जो सरकार है ना, किसी वर्ग को ये इस लोग तरह से भी घोषणा पत्र जारी हो रही है कांग्रेस के, जिसमें बजरंग दल को बैन करने के बारे में बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ भी उल्टी सीधी बातें किया जा रहा है, उसके बारे में क्या? ये नई बात नहीं है, पुरानी बात जी भैया जी, बताएंगे कि जिस तरह से अभी जो आदिवासी जो नेता रहे नंद साय जी, वो बीजेपी छोड़ रही है, उसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? नहीं, अब उनकी मुख्य वजह तो वही जानेंगे। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप पीएलसी न्यूज और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में इस वक्त जो है पत्रकारिता का जो पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका सम्मान किया गया है और साथ में जो प्रेस वार्ता हुई है, प्रेस वार्ता पर किस तरह का मुद्दा हुआ है, क्या क्या बातें हुई हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त जो है भाजपा कार्यालय में जो है बहुत सारे वरिष्ठ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन लोग भी यहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं बारी बारी से कुछ मुद्दे पर चर्चा करते हैं। केंद्रीय बैंक के जो सहकारिता बैंक के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो हमारे बीच अभी मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी में अभी जो गतिविधियां चल रही है उस पर एक प्रकाश डालेंगे। जी भैया जी, बताएंगे कि जिस तरह से अभी जो आदिवासी जो नेता रहे हैं नंद साय जी, वो बीजेपी छोड़ रही है, उसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? नहीं, अब उनकी मुख्य वजह तो वही जानेंगे। रह गई बात मान अपमान की, तो पार्टी ने 1 दर्जन बार उनको मध्य प्रदेश में रहे तब, भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति आयोग के इन तमाम विषयों को यदि अपन सोचें तो पार्टी ने उनको बहुत आगे तक किया है, पूरी उनकी जवानी से लेके वर्तमान तक। अब रह गई बात पुराने लोगों को, नई पीढ़ी के लिए भी थोड़ा से त्याग तपस्या और बलिदान की पार्टी है तो उनका अनुसरण करना चाहिए, चाहे कोई भी वरिष्ठ हो। त्याग समर्पण की जो भावना है वो मतलब पीछे होके भी युवाओं को आगे बढ़ा सकते, लेकिन पद छोड़ देना या सदस्यता अपना बहिष्कार कर लेना, इस्तीफा दे देना, ये किस तरह से सही है? नहीं, वास्तविक में अब हम लोग तो सामान्य लोग यही मानते हैं कि उनको पार्टी ने सब कुछ दिया, उसके बाद अचानक ऐसे कांग्रेस जैसे पार्टी के खिलाफ उन लोगों ने, साय जी ने बहुत कुछ बोला है। जैसे पवन दीवान जी की स्थिति थी वैसे ही साय जी जो कर लिए, इसके लिए हम सब लोगों को आश्चर्य भी होता है, लेकिन वो स्वयं इतने बुद्धिमान है कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा अपना मजबूरी में लिए होंगे या सोच समझ के लिए होंगे, तो इसमें अपन ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। उनका दावा है, मतलब उनका कहना है कि लगातार बीजेपी के द्वारा उनका मतलब उनके अगेंस्ट बातें कर रही थी, या फिर उनको जब भी ऐसे वरिष्ठ प्रोग्राम होता था कार्यक्रम बीजेपी का तो उसको बुलाया नहीं जाता था, उसको अपमानित महसूस होता था। देखिए, पार्टी में अनेक बैठकों के अपेक्षित कार्यकर्ताओं नेताओं का सूची बनता है और बड़े बड़े बैठकों के लिए तो वो रहते थे, और हम तो अभी ताज़ा डी लिस्टिंग वाला जो कार्यक्रम हुआ हमने उनको अभिवादन किया, उनके साथ रहे और वो मंच में बैठे थे, जबकि रामविचार जी नेताम जैसे लोग नीचे बैठे थे, नंद कुमार साय जी डी लिस्टिंग के राष्ट्रीय कार्यक्रम में ऊपर बैठे थे। तो अब नंद कुमार जी साय अचानक लिए, क्या दबाव में लिए या उनकी शेष जीवन के लिए वो क्या चाहते हैं वही बता सकते हैं। जी, जिस तरह से आदिवासी नेता होने के बाद कांग्रेस के प्रति बड़े बड़े बयानबाजी भी किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ऐसे में उनका जाना क्या बीजेपी के लिए कितना बड़ा हानि हो सकता है? अब देखिए, मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद हाथ पैर तुड़वाने वाला नेता यही भूपेश बघेल और अजीत जोगी मिलके तो उनके हाथ पैर तुड़वाए थे, नौजवान भाजपा के लोगों का हाथ पैर तुड़वाए थे। और जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बनने के बाद जब चुनाव लड़ रहे थे तो असली और नकली और फर्जी आदिवासी का प्रमुख सूत्रधार तो नंद कुमार जी साय जी ही थे, नेतृत्व वही किया और अचानक उसका निर्णय
छत्तीसगढ़ वासियों को समझ में भी आ रहा है। और ये भूपेश बघेल और उनका निजी मामला है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद। दुर्ग के जो हमारे सांसद, लाडले सांसद के नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर विजय बघेल जी इस वक्त मौजूद है। जिस तरह से 52% आरक्षण पर बीजेपी अपने खुशी जाहिर कर रहे हैं, आइए समझते हैं उसको किस तरह से अपना जीत मानते हैं। जी भैया जी, जिस तरह से अभी आरक्षण पर बात हुई है, उस पर आप लोग किस तरह से अपना जीत मानते हैं? देखिए, जीत हार की बात नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था की बात है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संवैधानिक तरीके से जनता के हित में काम करती है, और उसी आधार पे जो प्रतिशत तय की गई है पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके दायरे में रह के 58% आरक्षण का नियम हमने बनाया था, भारतीय जनता बनाया। लेकिन ये वाहवाही लूटने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मैं भाजपा से 4 कदम आगे हूँ, और ये साबित करने के लिए, मतलब झूठे प्रपंच करके और लोगों को दिग्भ्रमित करके, जातियों में विभाजित करके, जातियों में एक विवाद पैदा करके, जिस तरह 76% का आरक्षण इन्होंने बहुमत के आधार पे विधानसभा में किया, यहाँ के मुख्यमंत्री ने और यहाँ के कांग्रेस सरकार ने, उसका पूरा कलई खुल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे ये निर्णय दी है कि 58% ही आरक्षण दिया जाए, और उस पर मुहर लगाई है। खुशी की बात ये है कि हमने वो नियम बनाया था भाजपा ने, इसलिए हमें खुशी है, और जनता के हित में काम हुआ है, बेरोजगारों के हित में काम हुआ है। आज 76% का आरक्षण के ऊपर कितने ये लोग प्रश्न चिन्ह लगाए। ये महामहिम राज्यपाल का कार्यालय जो भाजपा के इशारों पे चलती है, मतलब इनको शर्म नहीं आती। इनके जो बात है उसमें जो गरिमामयी पद में बैठे हैं, वो उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है। एक संवैधानिक तरीके से बड़े पद में बैठे व्यक्ति के ऊपर इस तरह आरोप लगाए, ये शोभा नहीं देता ऐसे व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं। लेकिन बराबर लगातार, और आज उसका पटाक्षेप हो गया और बेरोजगारों को छला गया है। आरक्षण का बहाना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम भर्ती नहीं कर सकते, और अनेक विभाग से जो भर्ती करने की स्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासन में, वित्त विभाग में पेंडिंग है, वो इसलिए रोक दिया गया कि अभी आरक्षण का निर्णय आएगा तभी कर सकते हैं। 24 साल का युवा 28 साल का हो गया, ये 4 साल का हिसाब कौन देगा? 4 साल बच्चों के साथ छला गया है, उसका हिसाब ये मुख्यमंत्री देंगे? ये जवाब हमारे बेरोजगार साथियों के थे। मतलब राजनीति का भेंट चढ़ गया। राजनीति का भेंट, अरे जो व्यवस्था में नहीं है, जो व्यवहारिक नहीं है, उस तरह के आरक्षण में वाहवाही लूटना कितना शर्मनाक बात है। और ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, और अब जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। कई फॉर्म भर डाले हैं, कई का विज्ञापन निकला है, रोक लगा दिया गया है, कई इंटरव्यू में चले गए हैं, उनको भी रोक लगा दी है। तो जो प्रक्रिया जहाँ रुके वहाँ से शुरू करें, और 4 साल इनका खराब हुआ है उसके बारे में कोई ठोस निर्णय लें, ताकि उनका 4 साल जो बर्बाद हुआ है वो उसको ना, जो वो बेरोजगार युवा ना भुगते। भैया जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जिस तरह से 18 लाख जो है बेरोजगारों का जो रजिस्टर्ड हुआ था, उनका पंजीकृत हुआ था, उसके बावजूद भी नियम और शर्त उस समय कुछ नहीं था, जिस समय कांग्रेस की जब फार्म भरा जा रहा था। लेकिन अब जो है उनमें बहुत सारी नियम शर्त ला दिया गया है, जिसके चलते सारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको पूरा चीज का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ किस तरह से छल आप मानते हैं? यही तो छलना है, मतलब हर वर्ग को छला है। ये जो सरकार है ना, किसी वर्ग को ये लोग नहीं छोड़े, और बेरोजगार युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, बहुत बड़े बड़े बात किए थे भाषण में। ये 4 साल बीतने के बाद ये निर्णय लिए बजट में कि हम देंगे, आखिरी साल में 4 साल बर्बाद हो गया। और 4 साल का हिसाब कौन देगा? 1 लाख से ऊपर होता है, उसको तो छोड़ दो। और ऐसे नियम बना दिए, इतनी कड़ाई कर दिए कि वो बेचारा जो बेरोजगार साथी है ना, सांस नहीं ले पा रहे हैं, सोच में भी पड़ गए, सोच में भी पड़े हैं, सांस नहीं पा, दम घुट रहा है उनका। ये क्या हो गया? हम तो बजट में आए थे, हम सोचे थे कि चलो वही मिलना शुरू होगा, लेकिन जब नियम आए 50 की सम के, तब तो उनका सांस फूलने लगा। अब उसके बाद ये मुख्यमंत्री कि ये देखिए, हरकत देखिए
कि इस नियम के तहत 18 लाख, मतलब वो तो अपना जो प्रतिशत बार बार बोल रहे थे ना, 0.1% हमारे बेरोजगार है, उसको साबित करना चाह रहे हो। इसलिए आज ये कलई खुल चुकी है। और जो वाजिब बेरोजगार है, अरे भाई एक जन नौकरी में है, क्या दूसरा बेरोजगार नहीं है? क्या एक आदमी पूरा परिवार संभाल लेगा? क्या वो अधिकार नहीं रखते बेरोजगारी भत्ता का? ये प्रश्न युवा मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं। और इसीलिए हमने बड़ा आंदोलन युवा मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी रायपुर में की थी। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इनकी सांसें फूल रही है। जिस तरह ये मुद्दा था कि मतलब रोजगार कार्यालय में तो तालाबंदी हुआ था, ये कारण था भाई, रजिस्ट्रेशन बंद करो आप। अगर एक ही आदमी का आपको सर्विस देना है, जहाँ 2 ठो है उसको मत लो, वहाँ भी नियम बना दो, ताला लगाओ उसका। और क्या करें, हम तो मजबूर हो गए ना। सांसद जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि अभी जो चुनाव आगामी महीनों में मतलब शुरू होने वाला है, ऐसे में केंद्रीय लेवल का जो मंत्री है आदिवासी समाज के, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत सम्मानीय नेता है माननीय नंद कुमार साय जी, और बहुत ओहदेदार है और बहुत लोकप्रियता भी है आदिवासी समाज में उनका, और सर समाज में भी है। पता नहीं क्यों, किस भाव से, किस तरह निर्णय लिए, वही जाने, उनसे पूछे तो पता चलेगा। लेकिन किसी के व्यक्तिगत रूप से किसी से अगर उनका कोई अनबन है, कोई बात है, तो पार्टी स्तर पर नहीं आना चाहिए। सबके अपने अपने विचार, अपने अपने थोड़ा मतभेद रहता है, मनभेद रहता है, लेकिन उसके कारण पार्टी भुगते। पार्टी के लिए आप इतनी बड़ी संस्था है, आपकी माँ है, आपको इतना बड़ा सम्मान पार्टी ने दी है, आपको नेता प्रतिपक्ष बनाए, आपको राज्यसभा सदस्य बनाए, विधायक की टिकट आपको दिए, विधायक बनाए, नेता, और आप तो राष्ट्रीय स्तर के जो एसटी आयोग है उसके भी अध्यक्ष, एसटी मोर्चा है उसके भी अध्यक्ष। तो इतना बड़ा सम्मान संगठन में भी, व्यवस्था में भी पार्टी ने दी है, और जिसके तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा। आप अगर मन में बड़े भाव रख के करो तो क्या कांग्रेस आपको मुख्यमंत्री बना देगी क्या? कितने लोग गए हैं, किस तरह सड़ रहे हैं वहाँ पे, देख रहे हैं। और यही नंद कुमार साय जी, माननीय नंद कुमार साय जी ये बोला करते थे कि आज शराब की नदियाँ भरी है, सट्टा जुआ हो रहा है, छत्तीसगढ़ जल रहा है। तो जब जल रहा है तो आप उस अग्नि में क्यों कूदे भाई? ये आप बता दें। पूछ रहे हैं पत्रकार लोग, हम नहीं पूछ रहे हैं। हम तो आपको आदरणीय तरीके से, हमको आपको अभी भी हम लोग आदरणीय मानते हैं। तो क्या सोच रही होगी, किस तरह निर्णय लिए, जल्दबाजी में लिए, ये उनकी सोच है। मैं उस पर और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे सांसद जी, जिस तरह से भी घोषणा पत्र जारी हो रही है कांग्रेस के, जिसमें बजरंग दल को बैन करने के बारे में बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ भी उल्टी सीधी बातें किया जा रहा है, उसके बारे में क्या? ये नई बात नहीं है, पुरानी बात है। अभी घोषणा पत्र जैसे केरल में 1975 की बजरंग दल को बैन करने की 1975 की परंपरा को कर्नाटक में लाना चाह रहे लोग, है ना। उस समय जो बहुत सारे जो आरएसएस है, बजरंग दल है, सारे मीडिया पर बैन लगा दिया गया था। उसी तरह की हरकत ये कानूनी करने का संकल्प पत्र और घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है। कोई भी संस्था स्वतंत्र होती है, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ती है। किसी विधायक या सांसद या कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ते वो लोग व्यवस्था में जो गलती देखते हैं उसके लिए लड़ाई लड़ती है। और ये लोग को डर हो गया, उनसे पता नहीं क्या डर हो गया है। तो इस तरह के काम वो कर रहे हैं, वो निंदनीय है और अशोभनीय है। धन्यवाद भैया। जैसा कि आपने देखे जिस तरह से इस वक्त जो दुर्ग सांसद के जो विधायक सांसद जी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को बता दिए हैं कि जो साय जी जो आदिवासी नेता थे, उनका कांग्रेस में शामिल होना उनका व्यक्तिगत मामला है। और जिस तरह से हमने आरक्षण पर या बजरंग दल की बैन करने के बारे में जिस तरह से हमने सवाल किए थे, सांसद महोदय ने उसके बारे में पूरे खुल के जानकारी दी है। हर खबर के लिए बने रहिए वीएलसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।